हेलो बच्चों, तो पिछला जो वीडियो है उसमें आपको याद हो तो हमने निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति के व्यंजक की शुरुआत कर दी थी। उसका बेसिक क्वेश्चन हमने समझ लिया था। अब हम उसको आगे करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो चित्र है ये उस निरक्षीय स्थिति का चित्र है और कल तक हमने ये समझ लिया था कि इसमें भुजा एपी और बीपी आपस में दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? तो चित्रानुसार, मतलब तो चित्र के अनुसार। तो चित्र के अनुसार क्या होगा बच्चों? तो कौन सी भुजा एपी भुजा और कौन सी भुजा बीपी भुजा आपस में कैसी है? बराबर। तो अपनी ये बात हुई थी कि हम दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं, वही मान दूसरे का कहलाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, इस चित्र में आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा और हमें जिस भुजा का मान ज्ञात करना है बच्चों, वो भुजा इस त्रिभुज का कर्ण है एपी, ये एपी। और आप जानते हैं कि कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग मतलब एपी का वर्ग, ध्यान से देखिएगा, एपी का वर्ग बराबर क्या होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजाओं में एक तो ओए है और एक ओपी है, तो यहां लिख सकते हैं ओए का वर्ग न प्लस क्या लिख सकते हैं? ओपी का वर्ग। ठीक है, मान रख देते हैं बच्चों, ये है ओए, ओए का मान एल है तो ये एल स्क्वायर और प्लस ओपी का मान आर है ये आर स्क्वायर। बच्चों ये मान हो गया एपी स्क्वायर का। हमें मान चाहिए एपी का, तो हम दोनों पक्ष का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो एपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर को पहले लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एपी का मान है। और यही बच्चों किसका मान होगा? पीपी का। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन बच्चों कभी आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा हो कि अंडर रूट को हम घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की घात 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये दोनों दूरियां हैं, तो हम E1 और E2 का मान ज्ञात करने में सक्षम है। तो हम लिखेंगे अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा हमें लिखना होगा। ठीक है, और उस तीव्रता को बच्चों हमने क्या माना? E1। सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो के। ऊपर आएगा बच्चों आवेश बिना चिन्ह के, तो ये प्लस है, प्लस को छोड़ देते हैं, केवल क्यू लिखेंगे। बटे आएगी दूरी, दूरी बच्चों आवेश से बिंदु P की, तो आवेश ए पर बैठा है, तीव्रता बिंदु P पर चाहिए, तो दूरी ए से P तक, ए से P तक की दूरी ये है। और इस दूरी का हमें क्या करना है? वर्ग। तो बच्चों जैसे ही वर्ग करेंगे, वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, तो यहां दूरी आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से तो हम लिखेंगे और इसी प्रकार, और इसी प्रकार किसका ज्ञात करना है? E2। E2 क्या है? तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उस तीव्रता को बच्चों हमने माना E2। E2 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो के। ऊपर क्या आएगा? आवेश बिना चिन्ह के, तो माइनस है, माइनस ले जाएंगे। ठीक है, और बटे में आएगी दूरी, दूरी बी से कहां तक? P तक। बच्चों वो दूरी है, और दूरी का हमें क्या करना है? वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहां भी आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो E1 का मान ज्ञात किया है वही किसका मान है? E2 का। मतलब दोनों मान आपस में कैसे हैं? बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, यदि इस कोण को हम थीटा माने बच्चों, चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो डेफिनेटली ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये दो लाइनें परस्पर समांतर है, ये लाइन और ये लाइन परस्पर समांतर है, उनको ये तिरछी लाइन काट रही है, ये वाली लाइन। तो आप जानते हैं ये कोण और ये कोण ये एकांतर कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो ये थीटा है, तो वर्टिकल ये भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, और ये दोनों भी समांतर रेखा है, उनको ये तिरछी रेखा भी काट रही है। तो आप जानते हैं ये कोण और ये कोण ये संगत कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसे दो सदिश दिए गए हैं जिनके बीच का कोण थीटा प्लस थीटा, टोटल 2 थीटा है, और हमें उनका परिणामी ज्ञात करना है, जबकि उनके परिमाण आपस में कैसे हैं? बराबर। तो कभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको समांतर चतुर्भुज नियम से यह बताया था, यदि दो सदिशों के परिमाण आपस में समान हो और उनके बीच का कोण फाई हो
तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं उसमें पहले आता है 2, फिर दोनों में से कोई भी एक, फिर आता है कॉस, फिर बीच का कोण और कोण के बटे में 2 आता है। तो हम समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप, है ना। तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि E1 सदिश व E2 सदिश के परिमाण समान, ये परिमाण क्या लिखेंगे, समान, और इनके बीच का कोण, चित्र में देखें आप, ये कोण थीटा प्लस थीटा, सॉरी 2 थीटा है। तो क्या होगा, तो हम समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज, याद है समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम से बिंदु P पर, बिंदु लिखना है यहां पे ना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो ये तीव्रता कितनी आएगी, ध्यान से देखिएगा। तो परिणामी तीव्रता हम निकालने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझना। तो E बराबर, समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि जब दो सदिशों के परिमाण समान और उनके बीच कोण हो तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं उसमें पहले कोण आता है बच्चों 2, फिर कोण आएगा दोनों में से कोई भी एक। तो चूंकि हमारे पास दो तीव्रताएं हैं E1 और E2, दोनों समान है, तो हम दोनों में से एक लिख लेते हैं E1। फिर क्या आता है कॉस, फिर उन सदिशों के बीच का कोण, बच्चों बीच का कोण यहाँ पर 2 थीटा था, याद है ना आपको, ये 2 थीटा, और कोण के बटे में कितना आएगा 2, समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये सूत्र ये कहता है कि यदि आपको E का मान चाहिए तो आपको दो मानों की जरूरत होगी, एक E1 और यहां देखें 2 से 2 कट जाएगा तो केवल बचेगा cos थीटा, ये हमें दो मान चाहिए होंगे। तो यह लिख के हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 2, फिर क्या आएगा E1, फिर क्या आएगा cos थीटा। इसे डाल देते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब ये समीकरण ये कहती है कि यदि आपको E का मान चाहिए तो हमें दो मानों की जरूरत होगी, एक E1 वो तो अभी हमने ज्ञात कर लिया था बच्चों, जो कि E2 के बराबर था और वो इतना था। ठीक है, और हमें चाहिए cos थीटा, लेकिन cos थीटा हमारे पास नहीं है, तो हम पहले cos थीटा ज्ञात कर लेते हैं, फिर उन मानों को इसमें रखकर अपना व्यंजक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं cos थीटा का। बच्चों आप जानते हैं कि cos थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बिना समकोण त्रिभुज के ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, देखिए आप, इस त्रिभुज का उपयोग करके हम cos थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज AOP में किसका मान ज्ञात करना है, cos थीटा का। बच्चों cos थीटा बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार आधार बटे कर्ण होता है। तो आप देखेंगे यहाँ आधार कौन है OA, बटे कर्ण कौन है AP। ध्यान से देखिएगा, OA का मान ये L है और बटे में आएगा AP। तो व्यंजक के स्टार्ट में आप देखिए जहां हमने लिखा था चित्रानुसार, वहां पर AP का मान दिया हुआ है, लेकिन वो हमने मान दो तरीके से लिख रखा है, एक √r² + l² और एक और तरीके से लिख रखा है, उसको हम यहाँ उपयोग में लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे r² + l² पूरे की घात 1/2। बच्चों ये हो गया cos थीटा का मान। तो अब E1 और इस cos थीटा के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, देखिए तो E बराबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना, E बराबर पहले क्या आएगा 2, फिर क्या है पढ़ो E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
ऊपर क्या है Q और बटे में है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चों इसके ऊपर कोई घात नहीं है, उसे हम एक मान सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है cos थीटा। cos थीटा का मान अभी ताजा हमने ज्ञात किया था, वो क्या था L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात 1/2 था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बराबर इसको थोड़ा व्यवस्थित करके देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो k। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है q, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है l, तो ये हो जाएगा q इंटू 2l। और आप जानते हैं q इंटू 2l को हम स्मॉल p लिख सकते हैं। तो इन तीनों को हटाकर इसकी जगह हम लिखेंगे स्मॉल p। अब बटे में आ जाते हैं, आप देखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये भी है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अरे तो आधार तो समान है, और यहाँ घातें, एक घात ये है और आधी घात ये है, तो डेफिनेटली घातें जुड़ जाएंगी। जब हम एक में आधे को जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 रे 3/2, तो टोटल घात कितनी हो जाएगी 3/2। तो इसको हम लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पूरे की घात 3/2। बच्चों ये किसका माना गया e का। लेकिन यदि, तो आप लिखेंगे अब यदि l बहुत छोटा हो r से, या यूं कहें कि r बहुत बड़ा हो l से, तो हम l स्क्वायर को नगण्य मानकर इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। ये लिखना होगा आपको, है ना, उपेक्षा कर सकते हैं। तो यहां से l स्क्वायर को अपन हटा देते हैं, तो अकेला कौन बचेगा r स्क्वायर। मैं साइड में लिख के बता रहा हूं बच्चों, r स्क्वायर अकेला बचेगा। ध्यान से देखिएगा, ये r स्क्वायर है, नहीं ऊपर घात कितनी रहेगी 3/2, ये 3/2 है। देखिए आप, तो जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे इन घातों का गुणा होगा, तो r की घात 2 और 2 में गुणा कितने का 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ r की टोटल घात कितनी बचेगी 3, वो इसकी उपेक्षा करने पर। इसको हम लिख सकते हैं e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या आएगा p और बटे में हो जाएगा r की घात 3, इतने न्यूटन प्रति कूलम। इसे कहते हैं बच्चों निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगला व्यंजक हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।